हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की थी और हमने आपको बताया था कि अगर कोई एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी और इस रिएक्शन के लिए आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है कि ये है रेट बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए के पावर एक्स और एक्टिव मास ऑफ बी के पावर वाई। तो एक्स होता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन WRT, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए, और इस x की वैल्यू a के बराबर भी हो सकती थी और a के बराबर नहीं भी हो सकती थी। और एक चीज़ और हमने कहा था कि x बराबर 0 भी हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था और फ्रैक्शनल भी हो सकता था। इसी तरीके से यहाँ पे जो y था उसको हम बोलते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b, और y की वैल्यू a के बराबर हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, और y 0 भी हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव हो सकता था या फ्रैक्शनल हो सकता था। और जब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करना है हमको, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे n से, और n आता था x प्लस वाई, और सिमिलर वे में n की वैल्यू भी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शनल हो सकता था। फिर हम लोगों ने बात किया था कि अगर आपने कैलकुलेट किया n की वैल्यू आ गई 0, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते थे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट था वो k यानी कि रेट कांस्टेंट के बराबर होता था। रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होता था, और इसका मतलब ये था कि आप कंसंट्रेशन को चाहे किसी फैक्टर से चेंज करो, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आता था। यानी कि रेट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट था। अगर n की वैल्यू 1 आती थी तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन के। यानी कि कंसंट्रेशन को जिस फैक्टर से हम लोग चेंज करते थे, रेट भी उसी फैक्टर से चेंज हो जाता था। जैसे अगर कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट भी डबल, कंसंट्रेशन को हाफ तो रेट भी हाफ। अगर n की वैल्यू 2 आती थी तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते थे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था कंसंट्रेशन के पावर 2। यानी कि कंसंट्रेशन को आप डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाएगा, और कंसंट्रेशन को हाफ करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 हो जाएगा इनिशियल रेट के। इतनी बात हम लोगों ने की थी। फिर हमने एक बात आपसे ये कहा था कि इन जनरल अगर हम बात करें तो किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट आएगा वो आएगा के कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर। यहाँ पे के क्या था बेटा, के को हम बोलते थे रेट कांस्टेंट, और आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। बोर्ड एग्ज़ाम में कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट
में डिफरेंस लिखने को आता है तो वो आप लिख लेंगे। रेट कांस्टेंट को कभी कभी हम लोग स्पेसिफिक रेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये बात हमने कही थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात शुरू की थी यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। तो जब यूनिट ऑफ के की बात हम लोगों ने की थी तो हमने कहा था कि रेट बराबर होगा के कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर, तो के बराबर हो जाएगा रेट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर, ठीक है। और इसके लिए हमने कहा था कि रेट जो है ये होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और फिर ये कंसंट्रेशन का पावर n, अब ये पावर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा कंसंट्रेशन का पावर 1 तो पहले से था, ये n ऊपर जाएगा तो -n, और टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम इनवर्स। तो ये जनरल आया था हमारे लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब अगर हमको मान लो n बराबर 0 यानी कि 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी थी, तो हमें क्या करना था, कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर और इसका पावर 1 - 0 और टाइम, तो आ जाएगा बेटा मोल लीटर -1 और टाइम -1। इसी तरीके से अगर हमको फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है n बराबर 1 फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे इस फार्मूले में n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो क्या आएगा मोल पर लीटर, पावर 1 पहले से है -1, और ये हो जाएगा टाइम -1। 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू यूनिट जो आएगी वो आएगी टाइम -1, या इसको बोल सकते हैं m और l इन दोनों का पावर, m का पावर 0, l का पावर 0, टाइम -1। सिमिलरली आप सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा बेटा, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 है, -2 कर देंगे और टाइम -1। अब ये आएगा मोल पर लीटर -1, तो मोल पर लीटर -1 का मतलब हो जाएगा मोल का -1 लीटर और टाइम -1। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कई बार आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें आपसे रेट या इनिशियल कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन कुछ भी पूछा जाएगा और के की वैल्यू दी गई होगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे नहीं बताया जाएगा, तो उस केस में आपको के की वैल्यू की यूनिट जो दी गई होगी उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहचानना होगा। तो आपको यह यूनिट देख के पहचानना है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है या किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए के की वैल्यू दी गई है। जैसे 0 ऑर्डर के लिए रिएक्शन होगी तो यूनिट आएगा मोल लीटर -1 टाइम -1। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आएगा टाइम -1। सेकेंड ऑर्डर के लिए आएगा मोल -1 लीटर टाइम -1। ठीक है, तो ये तो पहचानना हमें पड़ेगा। अब इसको पहचानने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, देखना चेक करो ये ट्रिक सही है गलत है। अगर हमको इस यूनिट में आप क्या करो, जो लीटर है ना बेटा, लीटर का पावर निकाल लो।
पावर ऑफ एल, और उस पावर ऑफ एल में 1 जोड़ दो, और जो आएगा वही हो जाएगा ऑर्डर। जैसे मान लो हमको पता है 0 ऑर्डर के लिए ये होता है। अब L का पावर कितना है? -1, तो -1 इसमें +1 किया तो कितना आया? 0, यानी कि ये 0 ऑर्डर के यूनिट है। इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर में आ जाओ, तो फर्स्ट ऑर्डर में L का पावर कितना है बेटा? 0, और 0 में 1 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 1, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है। अगर ये यूनिट है, L का पावर कितना है? 1, तो 1 + 1 2 आ गया, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर के लिए है। क्लियर है बेटा? तो इसको ध्यान रखना। अब इसके बाद ये तो हम लोग सॉल्यूशन में देंगे ना, सॉल्यूशन में K की यूनिट है। अगर गैसियस स्पीसीज हो तो उनके कंसंट्रेशन के जगह पे उनका पार्शियल प्रेशर होगा। तो इन केस ऑफ गैसियस स्पीसीज, अगर आपको गैसियस स्पीसीज दिया है तो गैसियस स्पीसीज में C के जगह पे उनका पार्शियल प्रेशर यूज़ किया जाएगा, और उस समय जो रेट निकालते हैं वो होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम। तो रेट की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर की यूनिट टाइम, प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, और टाइम को हम एज पर रिक्वायरमेंट लेते रहेंगे। तो रेट की यूनिट हो जाएगी ATM टाइम -1, ठीक है। और अगर हम प्रेशर के रूप में लिखते हैं तो रेट का एक्सप्रेशन क्या आएगा? रेट आएगा कि यहाँ पे आएगा पार्शियल प्रेशर और उसका पावर ऑर्डर, यानी कि N। तो अगर आप पार्शियल प्रेशर के कंसंट्रेशन के जगह पे पार्शियल प्रेशर यूज़ कर रहे हैं तो K की यूनिट क्या आएगी? तो यूनिट ऑफ K क्या आएगा बेटा? रेट की यूनिट डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर का पावर N। अब रेट की यूनिट क्या है? एटमॉस्फेयर टाइम -1, तो एटमॉस्फेयर अपॉन टाइम, और फिर पार्शियल प्रेशर किस में होगा? एटमॉस्फेयर में, और इसका पावर N। तो K की यूनिट क्या बन जाएगी बेटा? एटमॉस्फेयर, इसका पावर पहले 1 था और N ऊपर जाएगा तो -N हो जाएगा, और ये हो जाएगा टाइम इनवर्स, ठीक है। तो अगर पार्शियल प्रेशर के रूप में देखेंगे तो ये आ जाएगा। अब वही बात फिर से रिपीट करेंगे कि 0 ऑर्डर के लिए देखना है तो N की वैल्यू 0 रख देंगे, तो K की यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0 रखोगे तो ये हो जाएगा ATM टाइम -1। अगर N बराबर 1 रखोगे तो K की यूनिट 1 - 1 0, तो सिर्फ हो जाएगा टाइम -1। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और यूनिट पे हम 1-2 जरा क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हमने आपके लिए पहले से 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन वैल्यू ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट इज 3 × 10⁻³ मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड -1, डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपको ट्रिक पता है तब तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप तुरंत बता देंगे। लीटर कितना है बेटा? 3 है, सॉरी लीटर स्क्वायर है, और हमने आपको कहा था कि लीटर का जो पावर 1 होगा, लीटर का जो पावर होगा उसमें 1 आप ऐड कर देंगे। तो लीटर का पावर 2 है, इसमें 1 ऐड करोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि N की वैल्यू 3 आएगी।
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आसान हो गया कि आपने लीटर का पावर देखा, जितना है उसमें 1 ऐड कर दोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई 3। बट इसको अगर हमको करना है तो कैसे करेंगे? अगर ये एग्ज़ाम में आ गया, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ गया, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखो, हमें पता है कि यूनिट ऑफ के का जनरल फार्मूला क्या है? मोल लीटर का पावर 1 माइनस n और टाइम -1, ये तो जनरल फार्मूला है। अब इसको जो भी यूनिट आपको दी गई होगी उससे कंपेयर करेंगे। तो यूनिट दी गई है मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड -1। अब यहाँ पे जो मोल पर लीटर है उसको भी, ये मोल और लीटर को इसी फॉर्मेट में हम रीअरेंज करेंगे, इसी फॉर्मेट में रीअरेंज करेंगे। तो कैसे करें? ऊपर हमको लिखना है मोल और नीचे रखना है लीटर। अब ये नीचे है, ये ऊपर है, तो इसका पावर हम कर दें बेटा, इसका पावर अगर कर दें -2, देख लो ज़रा, -2 है तो ये मोल नीचे आ जाएगा और लीटर ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा सेकेंड -1। और इधर क्या बचेगा? मोल लीटर 1 माइनस n टाइम -1। अब देखो, टाइम सेकेंड सही है, मोल लीटर और पावर यहाँ पे है 1 माइनस n, और वही पावर यहाँ पे है -2। तो कंपेयर कर देंगे 1 माइनस n बराबर -2, तो -n बराबर होगा -3, तो n बराबर आ जाएगा 3। यानी कि n इस फार्मूले में क्या था? इस फार्मूले में n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव है तो इस तरीके से आप कंपेयर करेंगे, और ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट आप लीटर का जो पावर है उसमें +1 कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद जरा हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के तरफ बढ़ने से पहले हमने आपको बताया है कि अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 है, इस चीज़ को आपको समझ के रखना है कि अगर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 0 है तो कंसंट्रेशन का कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर है तो जितने टाइम्स आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे या घटाओगे, रेट उतने टाइम्स बढ़ जाएगा या घट जाएगा। सेकेंड ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन में जितना चेंज करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन में उसका पावर 2 के हिसाब से चेंज होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2A + B गिव्स C। हमको रिएक्शन दिया है 2A + B गिव्स C, और कह रहे हैं इफ़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A इज़ 2, ऑर्डर WRT विथ रिस्पेक्ट टू A ये बता रखा है 2 है, और ऑर्डर WRT विथ रिस्पेक्ट टू B ये बता रखा है -1 है। इतनी जानकारी आपको दे रखी है, और फिर एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछे हैं, हम लोग वन बाई वन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट हमसे पूछा है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। आपको इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। तो हमको पता है बेटा, रेट लॉ एक्सप्रेशन में पहले रेट लिखते हैं, फिर बराबर लिखते हैं, फिर के लिखते हैं, फिर जो रिएक्टेंट हैं उनका एक्टिव मास A और B लिखते हैं, और इनके ऊपर इनका ऑर्डर लिख देते हैं, ऑर्डर, और यहाँ पे
आर्डर लिख देते हैं। तो आर्डर आपको बता रखा है, ए के रिस्पेक्ट में 2 है, यहाँ यानी कि यहाँ पे 2 लिख देंगे, और बी के रिस्पेक्ट में -1 है तो -1 भी लिख देंगे। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा बेटा? रेट बराबर हो जाएगा के ए के पावर 2 और बी के पावर -1। तो ये एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए बन जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, आसान है। फिर इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट का क्या कह रहा है कि डिटरमाइन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए ओवरऑल ऑर्डर निकालना है। तो ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं बेटा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम क्या करते हैं कि सारे कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर है उसको ऐड कर देते हैं। तो ए का पावर है 2 प्लस बी का पावर है -1, तो ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1। रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर आएगा कितना? 1। अब इसी पे आप इसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ सकते हैं। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इसके थर्ड पार्ट पे कह रहे हैं कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, मतलब घटेगा कि बढ़ेगा, और घटेगा बढ़ेगा तो कितने गुना घटेगा या बढ़ेगा। इसमें पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। पहला, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। तो देखो बेटा, ए के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ए के रिस्पेक्ट में ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन जितना टाइम्स आप चेंज करोगे रेट ऑफ रिएक्शन उसके पावर 2 के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो अगर कंसंट्रेशन को आपने डबल किया है तो रेट क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन का पावर 2 यानी कि 2 का पावर 2, ये आ जाएगा 4। अब ये इस तरीके से तो आप ऑब्जेक्टिव में करेंगे। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ गया, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ गया, तो कैसे करेंगे? तो उसका तरीका क्या है बेटा? उसका तरीका ये है कि आपको लिख लेना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन WRT विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर कितना है? 2। और इसका मतलब हुआ कि रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 2। अब मान लो इसका कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं बेटा? डबल कर रहे हैं। तो हम 2 केस बनाएंगे, फर्स्ट केस और सेकेंड केस। फर्स्ट केस में मान लेंगे कि इसका रेट कितना है? I है, तो इसको हम मान लेंगे रेट फाइनल है। यहाँ पे कंसंट्रेशन मान लिया हमने 1 है, तो यहाँ पे मान लिया कंसंट्रेशन 2 है। ठीक है, अब निकालेंगे RI, तो ये प्रोपोर्शनल होगा 1 का स्क्वायर, और RF ये होगा, डबल किया 2 का स्क्वायर। रेशियो निकालेंगे तो RI अपॉन RF ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। अब हमको फाइनल रेट निकालना है, तो RF बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2 का स्क्वायर 4 RI, यानी कि फाइनल रेट जो होगा वो इनिशियल रेट के 4 टाइम्स होगा। ये बात तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए पहले ही कर चुके थे। ठीक है, तो करने का तरीका ये होगा। चलो अब आ जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ B इज़ रिड्यूस टू 1/3। अभी आपने देखा था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन से रेट आया था कि A के पावर 2 और B के पावर -1।
-1 का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि कंसंट्रेशन जितने गुना बढ़ाओगे रेट उतने गुना कम हो जाएगा। तो अगर आपने कंसंट्रेशन रिड्यूस किया है 1/3 तो रेट 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको पता है कि अगर आर्डर -1 है तो -1 का मतलब रेसिप्रोकल उल्टा हो गया। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट घटेगा, कंसंट्रेशन घटाओगे तो रेट बढ़ेगा, और जिस फैक्टर से बढ़ाओगे या घटाओगे उसी फैक्टर से बढ़ या घट जाएगा। आपने रिड्यूस किया है 1/3 तो -1 है तो इंक्रीज हो जाएगा 3 टाइम्स। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आसान है, तुरंत हम टिक लगा देंगे, लेकिन करना हो तो क्या करेंगे, फिर वही करेंगे कि 2 केस बनाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। मान लो हमने पहले कहा कि इसका रेट आई है और यहाँ पे रेट फाइनल है, यहाँ कंसंट्रेशन 1 था तो यहाँ कंसंट्रेशन 1/3 कर दिया। अब बी के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो रेट क्या होगा बेटा, रेट है प्रोपोर्शनल टू बी के पावर -1, या यही हो जाएगा 1/b। बी मतलब कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आएगा, अब मान लो R1 ये आएगा 1/ एक्टिव मास ऑफ B1 और R2 आएगा 1/ एक्टिव मास या B2, मतलब फर्स्ट कंसंट्रेशन सेकंड कंसंट्रेशन। इनका रेशियो निकालोगे बेटा R1/R2, तो R1/R2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा B2/B1। अब B2 को कितना लिखा है 1/3, तो ये कर देंगे 1/3, और B1 कितना है 1 लिया है तो ये 1 लिख देंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो R1 या RI/RF ये हो जाएगा 1/3। अब RF निकालना है बेटा, तो RF बराबर होगा 3 × RI, यानी कि फाइनल जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के 3 टाइम्स हो गया। ये बात तो आप पहले ही बता चुके थे। ठीक है, चलो अब इसके थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए थर्ड पार्ट क्या पूछ रहे हैं। थर्ड पार्ट पूछ रहे हैं बेटा कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल। थर्ड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि रेट पे इफेक्ट बताना है जब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल। अब देखो, अगर आपने वॉल्यूम डबल किया है तो वॉल्यूम कंसंट्रेशन, वॉल्यूम का मतलब डाइल्यूशन, तो वॉल्यूम यानी कि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन रेसिप्रोकल होते हैं। वॉल्यूम को डबल किया है तो इसका मतलब सबका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। तो रेट इस रिएक्शन के लिए क्या था कि A के पावर 2 और B के पावर -1, तो रेट I/RF ये क्या होगा बेटा, A इनिशियल का स्क्वायर B इनिशियल का -1 और ये हो जाएगा A फाइनल का स्क्वायर और B फाइनल का पावर -1। अब पहले अगर 1 था तो बाद में हाफ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे इनिशियल 1 का स्क्वायर, ये भी इनिशियल हमने 1 माना तो 1 का पावर 1, यहाँ पे हाफ का स्क्वायर और यहाँ पे हाफ का पावर -1। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर चाहे 1 का -1 पावर -1, इससे तो कोई फ़र्क नहीं है। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये चीज़ ऊपर चला जाएगा
तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 1/2 का स्क्वायर तो 1/4। अब फिर ये 4 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो 4/2 यानी कि ये आ जाएगा 2। तो RI/RF 2 आता है तो RF कितना हो जाएगा बेटा? RI/2। ठीक है, मतलब पहले का हाफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था और इस तरीके से आपसे खूब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसको समझ के रखेंगे। अब इसके बाद हमसे जैसे हम लोगों ने ये कहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ एक्सप्रेशन या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली निकालने का एक तरीका होता है, किसी रिएक्शन का रेट ऑर्डर या उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बताने का एक जो तरीका होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल रेट, उसको बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड। अब इसमें होगा क्या, ये क्वेश्चन आता है, आपको समझ के रखना है। जैसे वो कोई रिएक्शन होगा, सपोज करो A+B और ये गिव्स C, तो इस रिएक्शन के A और B का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया होगा। वो कई एक्सपेरिमेंट देंगे, देखो टेबल के फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे कहेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे देंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। यहाँ पे देंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B और यहाँ पे वो देंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से 3-4 एक्सपेरिमेंट में A और B का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया होगा और उसी के करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन दिया गया होगा। और इस टेबल को देख के आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको बताना होगा। जैसे मान लो हम एक टेबल आपको दें कि A+B एक रिएक्शन हो रही है और इनिशियल कंसंट्रेशन जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा गया तो इसका था 0.012, ये मोलर है। इनिशियल कंसंट्रेशन B का था 0.035 और इन दोनों कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन था 0.1। अब दूसरा आपके लिए दूसरे एक्सपेरिमेंट में इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है 0.024, यहाँ पे दे रखा है 0.075 और रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है 0.16। थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये दे रखा है 0.024, B का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.035 और यहाँ पे रेट दे रखा है 0.20 और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में दे रखा है 0.012, यहाँ दे रखा है 0.070 और रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है 0.80। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पूरी चीज़ आपको दी गई होगी कि एक रिएक्शन है, कोई भी बोल देंगे A+B गिव्स C या 2A+B गिव्स C, कुछ भी रिएक्शन बोल देंगे और वो इस तरह का एक टेबल दिए होंगे और इस टेबल को देख के आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या तो आपसे पूछा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन या पूछा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट लॉ
और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इनमें से दोनों में से कोई एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी। अब करेंगे कैसे? तो डायरेक्ट हम आपको तरीका बताते हैं क्या करना होता है। देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और कैसे करता है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर। जीरो ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन चेंज करने से चेंज रेट नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर है तो जितना कंसंट्रेशन चेंज किया है उतने गुना उतने टाइम्स रेट चेंज हो जाएगा। अगर सेकेंड ऑर्डर है तो जितना किया है उसके पावर 2 के हिसाब से चेंज होगा। अब ये चेक करते समय हम एक टाइम पे किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। पहले हम या तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लेंगे या तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालेंगे। कहने का मतलब कि एक टाइम पे किसी एक को ही ध्यान देंगे। जिस समय ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे उस समय बी को ध्यान नहीं देंगे। और ए के जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं उनमें से वो वाले एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करेंगे जिसमें बी के कंसंट्रेशन सेम है। जैसे देखो, बी के कंसंट्रेशन कहाँ कहाँ सेम है बेटा? बी का कंसंट्रेशन एक तो फर्स्ट और थर्ड में सेम है, फर्स्ट में और थर्ड में सेम है। और दूसरा सेकेंड और फोर्थ में चेंज है। तो फर्स्ट से आप थर्ड में आते हैं तो फर्स्ट से थर्ड में बी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ है। फर्स्ट से थर्ड में आप आ रहे हैं तो बी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ है। और अगर बी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ है तो रेट पे बी के वजह से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि अगर आप रिएक्शन 1 से थर्ड में आते हो तो जो भी चेंज होगा रेट में वो किसकी वजह से होगा? ए की वजह से। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में तो बी का कंसंट्रेशन सेम है। जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपने ए का पहले देखना डिसाइड किया कि हम पहले ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालेंगे। तो ए के वो एक्सपेरिमेंट लो जिसमें बी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। जैसे किसमें नहीं हो रहा है? फर्स्ट में और थर्ड में। तो इसका फर्स्ट लो और थर्ड लो। अब देखो बेटा, फर्स्ट से थर्ड में आ रहे हो तो कंसंट्रेशन 2 गुना किया है कि नहीं? 0.012 से 0.042 2 टाइम्स कंसंट्रेशन हुआ है। और अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हुआ है तो रेट भी कितना हो रहा है? 2 टाइम्स। तो जितना कंसंट्रेशन चेंज किया है उतना ही रेट चेंज हुआ। मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। चलो ये तो डिसाइड हो गया, ए के रिस्पेक्ट में आपने निकाल लिया। अब बी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो बी के रिस्पेक्ट में निकालते समय भी वो एक्सपेरिमेंट लेंगे जिसमें ए का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ है। तो कहाँ से कहाँ नहीं हुआ है? 1 से 4 में नहीं हुआ है और 2 से 3 में नहीं हुआ है। तो कोई भी ले लो। 1 से 4 में आए, डबल किया है तो डबल करने से कितना हो गया है? 8 टाइम्स हो गया है। डबल करने से 8 टाइम्स हो गया है। आपने कंसंट्रेशन को डबल किया है तो रेट 8 टाइम्स हो गया है। इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। डबल करने पे कंसंट्रेशन का पावर ऑर्डर बराबर होता है रेट। अब 2 का पावर ऑर्डर बराबर 8 होगा
तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 का पावर क्या रखना पड़ेगा 3, तभी तो 8 आएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी कि आर्डर आ गया 3। तो अब अगर आपको इसके लिए रेट लॉ लिखना है तो रेट लॉ हो जाएगा कि a के पावर 1 तो 1 लिखते नहीं हैं और b के पावर 3, तो ये हो गया इसका रेट लॉ। a के रिस्पेक्ट में आर्डर 1 आ गया, b के रिस्पेक्ट में आर्डर 3 आ गया। अगर आपसे ओवरऑल आर्डर पूछा जाए तो 1 + 3 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, अब इसके बाद हमने आपसे कहा था कि हमको ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से करना होता है, उनकी काइनेमेटिक्स देखनी होती है। तो हम ये भी देख लें ज़रा। सबसे पहले शुरू करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप सबको पता है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं? ऐसी रिएक्शन जिसका रेट, कंसंट्रेशन और टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। डिफिनीशन तो आपको पता ही है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको बोलेंगे? ऐसी रिएक्शंस जिसके रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हैं उनके जो पावर हैं उनका समेशन 0 आएगा, या हम कहेंगे रिएक्शन इन विच rate of reaction is इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम। ऐसी रिएक्शंस जिनका रेट कंसंट्रेशन और टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन और टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, उन रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के 1-2 आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। वैसे तो आपसे जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाएगा तो या तो यूनिट ऑफ के दी होगी तो के यूनिट से आप आर्डर पता कर लेंगे, या तो फिर आपसे कहा जाएगा कि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो उसके लिए हम लोगों को 1-2 रिएक्शन याद रखनी है। जैसे जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन की मतलब बेटा कि ऐसी रिएक्शन जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती हैं, जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, ऐसी रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। हम इसमें आपको एक एग्जांपल बताते हैं। H2 + Cl2, यहाँ पे लिखा होगा Hµ और ये बन जाएगा 2HCl, और ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर इसके लिए आप रेट लिखोगे तो रेट बराबर होगा K एक्टिव मास ऑफ H2 का पावर 0 और एक्टिव मास ऑफ Cl2 का पावर 0। तो जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होंगी, जो भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती हैं, वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन है एंजाइम कैटालाइज। जो भी रिएक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में, एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है, और जो भी रिएक्शन बायोलॉजिकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होगा वो सारी रिएक्शंस ज़ीरो ऑर्डर की होती है। जैसे ग्लूकोज है,
C6H12O6 और इसको जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो ये C2H5OH प्लस CO2 बनता है। तो आप जाइमेज पहचान लेंगे, एंजाइम है और एंजाइम के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होगी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। और थर्ड रिएक्शन में आपको क्या पहचानना है कि किसी गैस का डिकम्पोजिशन होगा। गैस का डिकम्पोजिशन मतलब कोई गैस डिकम्पोज होगी, टूटेगी ऑन द मेटल सरफेस। डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस। कहीं पे आपको रिएक्शन लिखी है, जैसे मान लीजिए हमने कहा NH3 ये गैस है और यहाँ पे लिखा है मॉलिब्डेनम या टंगस्टन या कोई मेटल का नाम लिखा है और ये बता रहे हैं कि N2+3H2 बन रहा है। तो कोई गैस आप देखेंगे, मेटल देखेंगे और इस गैस का डिकम्पोजिशन देखेंगे तो आप बोल देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। अब इसकी काइनेमेटिक्स की बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। सपोज करो बेटा कोई रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट और ये पहले से पता है आपको कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अब T बराबर 0 पे इसका जो कंसंट्रेशन होगा उसको हम बोलेंगे A0। कितना बोलेंगे? A0। और प्रोडक्ट तो कितना होगा? 0। अब जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये A प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा और आपने किसी टाइम T बराबर T पे ये देखा कि इस A का X डिकम्पोज हो गया। तो X जितना डिकम्पोज होगा, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे B लिख लो। अब स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से ही आप चलेंगे, 1:1 है। अगर ये 2 होता तो यहाँ 2x बनता, 3 होता तो 3x बनता। हम 1:1 लेके चल रहे हैं तो ये x ही बनेगा। और ये B का कंसंट्रेशन होगा एट टाइम t, तो ये होगा Bt। ये X डिकम्पोज हो गया है, टूट गया है। आपने लिया कितना था बेटा? A0। तो बचा कितना? A0 माइनस x और ये कहलाएगा AT। आपको सारे सिंबल्स का मतलब बहुत अच्छे से समझ के रखना है, क्योंकि फार्मूले तो हमको याद होते हैं लेकिन ये नहीं पता होता है कि ये x क्या है, ये AT क्या है, ये A0 क्या है, ये BT क्या है, ये x क्या है। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। A0 क्या है बेटा? हम लिख भी दे रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। BT बराबर x, ये क्या है? ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t। AT बराबर A0 माइनस x, ये क्या है? ये है कंसंट्रेशन ऑफ A लेफ्ट, बचा हुआ है, ध्यान रखेंगे, लेफ्ट आफ्टर टाइम t। तो इन सब का मतलब समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? मतलब नहीं समझ में आता और आपको फार्मूले याद हैं तब भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। चलो, तो ये हो गया।
अब अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए रेट बनेगा कि एक्टिव मास ऑफ ए का पावर 0 और ए का पावर 0 का मतलब 1, तो यहाँ से बनेगा रेट बराबर के, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट उसके रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। और इस एक्सप्रेशन में न x है, न A0 है, न t है, यानी कि रेट न कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा न टाइम पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहली बात यही समझ के रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ना तो ये टाइम पे डिपेंड करेगा ना तो कंसंट्रेशन पे। मतलब पूरी रिएक्शन में रेट यही होगा, और कितना होगा, जितना इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होगा। ठीक है बेटा। अब हम लोग चाहते हैं कि किसी टाइम t के बाद प्रोडक्ट कितना खर्च हो गया, प्रोडक्ट कितना बना, रिएक्टेंट कितना खर्च हो गया या रिएक्टेंट कितना बचा, इसका कैलकुलेशन करना। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग कर लेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फार्म एंड reactant left after time t in जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टाइम t के बाद कितना प्रोडक्ट बन जाएगा और रिएक्टेंट का कितना डिकम्पोज हो जाएगा, कितना कंज्यूम हो जाएगा और कितना बचा होगा। तो फिर से तरीका वही शुरू करेंगे। ए बी टी बराबर 0 पे इसका A0 लेंगे, इसका 0 लेंगे। टी बराबर टी पे इसको हम बोलेंगे AT और ये होगा A0 माइनस x, इसको बोलेंगे BT और ये होगा x के बराबर। अब A0 इनिशियल कंसंट्रेशन है A का, AT टाइम t के बाद ये कितना बचा हुआ है वो है, BT टाइम t के बाद प्रोडक्ट कितना बन गया वो है। स्टोइकियोमेट्री 1-1 है तो A जितना कंज्यूम होगा B ही उतना बनेगा। अगर यहाँ 2 होता तो ये 2x हो जाता, 3 होता तो 3x हो जाता। ठीक है। अब इसके लिए रेट लगाओ, तो रेट ये क्या होगा बेटा, K इसका एक्टिव मास A का पावर ऑर्डर 0, इसको आगे ले जाओ तो ये होगा K। अब टाइम t पे हमको निकालना है तो टाइम t पे इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, A0 माइनस x चेंज इन कंसंट्रेशन माइनस A0। अब ये A0 से A0 कट जाएगा, चाहे इसको ऐसे देखो, चलो यहाँ छोड़ दो। ये देखो रेट, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, K।
चलो वैसे ना, चलो रेट क्या हो जाएगा के बराबर। अब रेट को हम लोग क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखो dx बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू dt। अब x की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो x की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dx को इंटीग्रेट किया, k कांस्टेंट है, ये हो जाएगा dt इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, और ये हो जाएगा k इंटीग्रेशन ऑफ dt t होता है। तो x बराबर आ जाएगा कितना, kt। x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, kt। और x क्या है, ये है अमाउंट ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t। किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट k है, t टाइम बाद प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, तो सिंपली आपको रेट कांस्टेंट और जितने टाइम बाद पूछा गया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये तो x की वैल्यू निकालने का तरीका हो गया। इस फार्मूले को याद रखेंगे कि x बराबर क्या है बेटा, k इंटू टी, और ये x क्या है, t टाइम बाद कितना प्रोडक्ट बना। अब हमको bt निकालना है या at निकालना है। तो at कितना था बेटा, a0 माइनस x था, a0 के जगह पे a0 रख लिया और x के जगह पे लिख लिया kt। तो at का लिए फार्मूला आ गया। ठीक है, इसी फार्मूले से हम लोग एक फार्मूला और निकाल सकते हैं। इस kt को इधर ले आओ, kt बराबर क्या हो जाएगा, a0 माइनस at। तो k बराबर क्या हो जाएगा, a0 माइनस at अपॉन t। ये भी हमारे बहुत काम का फार्मूला है। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, आपको ध्यान रखना है। ये कब यूज़ करेंगे, जब t टाइम बाद हमसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पूछा जाएगा। ये कब यूज़ करेंगे, जब t टाइम बाद हमको रिएक्टेंट कितना बचा है वो पूछा जाएगा। ये कब यूज़ करेंगे, जब रिएक्टेंट का इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दिया हो, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम दिया हो और रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछा हो। ठीक है बेटा, तो ये 3 फार्मूले आपको याद रखना है। अब इसके बाद 2-3 टर्म आते हैं, जैसे एक आता है हाफ लाइफ और एक आता है लाइफ टाइम। एक है हाफ लाइफ और एक है लाइफ टाइम। तो पहले हम लोग देख लेते हैं हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो बेटा, हाफ लाइफ का मतलब होता है वो टाइम या टाइम इंटरवल जिसमें आधी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। आधी का मतलब 50%। तो टाइम इंटरवल in which half of the reaction get completed। देखो बेटा, get completed है, कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि क्या फ़र्क है हम बोलें कि आधी पूरी हो गई या आधी बची है।
तो आधी पूरी होने और आधी बची में डिफरेंस है। आपको ध्यान रखना है हाफ ऑफ द रिएक्शन गेट कंप्लीटेड, यानी कि डेट इज 50% ऑफ रिएक्शन गेट कंप्लीटेड। अब हमारे पास AT का फार्मूला है A0 माइनस KT, यही फार्मूला हमारे पास बार बार यूज होगा। AT है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T है टाइम और K है रेट कांस्टेंट। अब अगर हम लोग हाफ टाइम की बात करेंगे, हाफ टाइम, तो हाफ टाइम में T बराबर हो जाएगा T, इसको लिखेंगे 1/2 या इसी को लिखते हैं T50। और उस समय AT कितना होगा बेटा? हाफ हो जाएगा, आधी कंप्लीट हो गई, तो ये हो जाएगा A0/2। अब इन दोनों को इस फार्मूले में रख दो, तो AT के जगह पे क्या रखेंगे बेटा? A0/2, ये बराबर होगा A0 माइनस K, और इसके जगह पे लिख देंगे T 1/2। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो K T 1/2 बराबर हो जाएगा A0 माइनस A0/2, और ये किसके बराबर होगा? A0/2। तो यहाँ से T हाफ आप निकाल लोगे, T हाफ बराबर हो जाएगा A0/2K। ये भी फिर एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ गया। आपसे किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया होगा, K की वैल्यू दी गई होगी तो हाफ लाइफ पूछ लेगा, या हाफ लाइफ दिया होगा तो K की वैल्यू पूछ लेगी। अब इसमें ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A0 के। यानी कि कोई रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ A कंसंट्रेशन पे सपोज करो 10 मिनट है, तो 2A पे कितना हो जाएगा बेटा? कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो तो हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब तो आप समझते ही हो। ठीक है, तो ये हो गया हाफ लाइफ। अब इसके बाद एक होता है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब वो टाइम होता है जिसमें 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो सेकंड है लाइफ टाइम। इसकी भी डिफिनेशन ऐसे बोल देंगे, टाइम इंटरवल इन विच रिएक्शन गेट कंप्लीटेड 100%। अब फिर वही बात करेंगे बेटा कि AT बराबर क्या था हमारे पास? A0 माइनस KT। अब हमको लाइफ टाइम निकालना है, तो T बराबर हम बोलेंगे T लाइफ टाइम, LT मतलब लाइफ टाइम। और उस समय AT कितना हो जाएगा? जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो रिएक्टेंट का कितना बचेगा? AT रिएक्टेंट का बचा हुआ है, रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा, तो AT 0 कर देंगे। अब यहाँ रख दो 0 बराबर A0 माइनस K, और T के जगह पे रखो T लाइफ टाइम। ठीक है, तो K इंटू T लाइफ टाइम ये होगा A0, तो T लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लाइफ टाइम की वैल्यू आएगी A0/K। फिर ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। आपको अगर ये फार्मूले याद हैं
और इनका मतलब याद है तो आप बहुत आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू।